हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विलियम बटलर ईट्स की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। ये पोएम पोएट ने अपनी बेटी के लिए लिखी थी जब उनकी बेटी को पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था और अभी भी हर जगह खतरे का माहौल था। बाहर की दुनिया में जो खतरा है वो उनकी बेटी को नुकसान न पहुंचाए, इस बात से पोएट डर रहे थे। इस पोएम में पोएट अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए अपनी फ़िक्र बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो अपनी बेटी के लिए कैसा फ्यूचर चाहते हैं। वंस मोर द स्टॉर्म इज़ हाउलिंग। स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, हाउलिंग मतलब गरजना। एक बार फिर से तूफ़ान गरज रहा है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि बाहर का मौसम ख़राब है। यहाँ स्टॉर्म सिंबलाइज करता है वॉर की वजह से हुए डिस्ट्रक्शन को। एंड हाफ हिड अंडर दिस क्रेडलहुड एंड कवरलिड माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। हिड मतलब छुपा हुआ, क्रेडलहुड मतलब छोटे बच्चों का झूला, कवरलिड मतलब चादर। उस झूले में चादर के अंदर आधा छुपा हुआ मेरा बच्चा सो रहा है। देर इज़ नो ऑब्स्टिकल बट ग्रेगोरीज वुड एंड वन बेयर हिल। ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, वुड मतलब जंगल, बेयर हिल मतलब ऐसा पहाड़ जिसमें कोई पेड़ पौधे नहीं। ग्रेगोरी नाम का एक जंगल है और एक खाली पहाड़ है। इन दो चीज़ों के अलावा उस तूफान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। Whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed. haystack मतलब सूखी घास का ढेर, stayed मतलब रोकना। उस घास के ढेर को और छत की ऊंचाई पर बह रही हवा को जो अटलांटिक ओशन से आ रही है उसे रोका जा सकता है। यानी वो जंगल और वो पहाड़ जो एकमात्र रुकावट हैं उस तूफान के रास्ते में, सिर्फ वही उस घास के ढेर को उड़ने से रोक सकते हैं और छत के जितनी ऊंचाई पर बह रही हवा को रोक सकते हैं जो अटलांटिक ओशन से बनकर आ रही है। And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. Gloom मतलब उदासी। और 1 घंटे से मैं यहाँ चल रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ उस बड़ी उदासी की वजह से जो मेरे मन में है। पोएट टेंशन में है, इसीलिए उस रूम में आगे पीछे चल रहे हैं और चलते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। I have walked and prayed for this young child an hour. मैं 1 घंटे चला और मैंने प्रार्थना की इस छोटे बच्चे के लिए। यंग चाइल्ड यानी पोएट की बेटी। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर। स्क्रीम मतलब चीख, और इस टावर पर समुद्र की हवा की चीख सुनी। टावर मतलब एक लंबी बिल्डिंग जिसमें पोएट रुके हैं। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज। आर्चेस मतलब कर्व्ड स्ट्रक्चर। उस पुल के कर्व्ड स्ट्रक्चर के नीचे भी उन हवाओं की आवाज़ सुनी। एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम। एल्म्स एक तरह का पेड़ है, स्ट्रीम मतलब नदी, फ्लडेड स्ट्रीम मतलब उस नदी में बाढ़ आ रही है और उस नदी के ऊपर जंगल में एल्म्स ट्री है, उनके बीच से भी उन हवाओं की आवाज़ आ रही है जो पोएट को सुनाई दे रही है। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। रेवरी मतलब ख्यालों में खो जाना। एक्साइटेड का यहाँ मतलब है एक्टिव। अपने एक्टिव ख्यालों में खोकर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि फ्यूचर के साल आ चुके हैं, यानी फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है जो अब नज़दीक आ रहा है। डांसिंग टू अ फ्रेंजीड ड्रम आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। फ्रेंजीड मतलब बेकाबू, मर्डरस मतलब खूनी, इनोसेंस मतलब बेगुनाह। मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी मतलब वो समुद्र वैसे तो शांत और बेगुनाह दिखता है, पर जब समुद्र में तेज़ लहरें आती हैं तो वही समुद्र खूनी बन जाता है। उसी बेगुनाह खूनी समुद्र से बाहर को फ्यूचर आ रहा है, बेकाबू ड्रम की बीट पर नाचते हुए। यानी वो हवा ऐसी लगती है जैसे बेकाबू ड्रम की बीट पर नाच रही है, और वो तूफ़ान और हवाएं जो समुद्र से उठ रही हैं उसी को पोएट ने फ्यूचर बताया है। यहाँ पोएट अपना डर बता रहे हैं क्योंकि वॉर की वजह से फ्यूचर के साल और भी मुश्किल होने वाले हैं जो उनकी बेटी को फेस करने होंगे। May she be granted beauty, and yet not beauty to make a stranger's eye distraught. Granted मतलब देना, distraught मतलब व्याकुल। इन लाइंस में पोएट अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि काश उसको सुंदरता दी जाए, पर ऐसी सुंदरता नहीं जो किसी अजनबी की आंखों को भी व्याकुल कर दे। Or hers before a looking glass for such being made beautiful overmuch.
या उसकी खुद की आंखों को व्याकुल कर दे जब वो शीशे में अपनी शक्ल देखे, ये सोचकर कि उसको कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, और वो सुंदरता को ही एक काफ़ी अच्छा एंड सोचे, यानी उसको इतनी ब्यूटी भी ना मिले कि वो खुद को शीशे में ही देखती रहे और ये सोचे कि ब्यूटी ही एंड है। लूज नेचुरल काइंडनेस, वो अपनी नेचुरल काइंडनेस को खो दे, ऐसी ब्यूटी उसे ना मिले। एंड मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड। इंटीमेसी मतलब दोस्ती, उसे ऐसी खूबसूरती ना मिले कि वो दिल खोलकर सामने रखने वाली दोस्ती खो दे, जो उसे मदद करती सही चीज़ें चूज़ करने में। और उसे ऐसी खूबसूरती भी ना मिले जिससे वो कभी अच्छे दोस्त ही ना बना सके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट दो खूबसूरत लड़कियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं जो खूबसूरत थी फिर भी अपनी ज़िंदगी में परेशान रही। Helen, being chosen, found life flat and dull and later had much trouble from a fool. इन लाइन्स में पोएट हेलन ऑफ ट्रॉय की बात कर रहे हैं, जिनको ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे खूबसूरत वुमेन माना जाता था और उनको एक किंग की वाइफ बनने के लिए चूज़ किया था, पर बाद में वो अपनी लवर के साथ भाग गई थी जो कि एक मूर्ख इंसान था। तो पोएट कह रहे हैं कि हेलन को जब राजा के लिए चूज़ किया तो उनको अपनी लाइफ बोरिंग और दुखी लगी, पर बाद में उन्हें उस मूर्ख लवर की वजह से बहुत मुश्किल हुई। While that great queen that rose out of the spray, यहाँ पोएट बात कर रहे हैं क्वीन एफ्रोडाइटी की। वो भी ग्रीक गॉडेस थी जिनका जन्म समुद्र के अंदर से हुआ था। स्प्रे मतलब झाग, एक महान रानी जो समुद्र में झाग से बनकर बाहर को निकली थी। Being fatherless could have her way, उनके फादर नहीं थे तो वो अपना रास्ता खुद चुन सकती थी। Yet chose a bandy-legged smith for man. bandy-legged मतलब बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, स्मिथ मतलब लोहार। फिर भी उन्होंने अपने मैन के रूप में यानी अपने हस्बैंड के रूप में एक मुड़े पैर वाले लोहार को चुना। It's certain that fine women eat a crazy salad with their meat. Crazy मतलब पागल। It is certain मतलब इस बात में कोई डाउट नहीं है कि खूबसूरत लड़कियां खाने में मीट के साथ पागलपन का सलाद खाती हैं। Whereby the horn of plenty is undone. Horn मतलब सिंग, plenty मतलब बहुत ज़्यादा। Horn of plenty एक सिंबल है जिसमें एक टूटे हुए हॉर्न के अंदर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। यहाँ हॉर्न ऑफ प्लेंटी कहा है उनकी खूबसूरती को, क्योंकि उन्हें सुंदरता बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिली है। अनडन मतलब वेस्ट करना, ये ब्यूटीफुल लड़कियाँ अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर देती हैं। इन कर्टेसी आईड हैव हर चीफली लर्नड। कर्टेसी मतलब पोलाइटनेस, चीफली मतलब मेनली। मेनली मैं चाहता हूँ कि वो पोलाइटनेस सीखे, यानी पोएट चाहते हैं उनकी बेटी ब्यूटीफुल होने से ज़्यादा पोलाइट हो। हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्नड बाय दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल। जो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते उनको लोगों का दिल यानी लोगों का प्यार गिफ्ट में नहीं मिलता, बल्कि उन्हें वो प्यार कमाना पड़ता है। Yet many that have played the fool for beauty's very self. फिर भी बहुत लोग जिन्होंने बेवकूफ़ों की तरह बिहेव किया ब्यूटी के लिए। हैज़ चार्म मेड वाइस, चार्म का यहाँ मतलब है मैनर्स। उन लोगों को अच्छे मैनर्स ने बुद्धिमान बनाया, यानी जो लोग खूबसूरत लड़कियों के पीछे बेवकूफ़ बने रहते हैं उन्हें अच्छे मैनर्स वाली लड़की बुद्धिमान बना देती है। एंड मैनी अ पुअर मैन दैट हैव रोव्ड, रोव्ड मतलब घूमना, और कुछ बेचारे लोग जो इधर उधर घूमते हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, जो प्यार करते हैं और सोचते हैं कि उनको प्यार किया जा रहा है। फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, वो लोग भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाते किसी खुशहाल दयालु लड़की से, यानी जो लोग चलते फिरते किसी से भी प्यार करते रहते हैं उनकी आंखें भी काइंड हार्टेड दिल पर रुक जाती हैं। मे शी बिकम अ फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री, फ्लॉरिशिंग मतलब समृद्ध। मैं आशा करता हूँ कि वो एक समृद्ध छुपा हुआ पेड़ बने। पोएट ने हिडन इसीलिए कहा है क्योंकि पोएट चाहते हैं कि उनकी बेटी छुपी रहे किसी सेफ जगह पर और दुनिया के डेंजर से प्रोटेक्टेड रहे। दैट ऑल हर थॉट्स मे लाइक अ लिनेट बी, लिनेट एक पक्षी है और उसके विचार लिनेट की तरह हो। पोएट चाहते हैं कि उनकी बेटी के विचार एक लिनेट बर्ड की तरह इनोसेंट हो।
and have no business but dispensing round their magnanimities of sound. Dispensing मतलब बांटना, magnanimity मतलब kindness, जिसका कोई और काम नहीं सिवाय इसके कि वो अपनी आवाज़ की काइंडनेस बांटते रहे। यानी पोएट चाहते हैं उनकी बेटी के विचार उस चिड़िया की तरह हो जो अपनी आवाज़ से लोगों में काइंडनेस बांटती रहे। उनकी बेटी भी अपने विचारों से लोगों में काइंडनेस बांटती रहे। नॉर बट इन मैरीमेंट बीइंग अ चेज। मैरीमेंट मतलब खुशी। अगर वो किसी चीज़ को पाने के लिए उसका पीछा करे तो किसी और तरीके से नहीं बल्कि खुशी से करे या एक फ़न वे में करे। नॉर बट इन मैरीमेंट अ क्वेरल। किसी से लड़ाई भी वो किसी और तरीके से नहीं बल्कि मजाक के वे में करे। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल। लॉरेल मतलब छोटा पेड़। काश वो किसी हरे छोटे पेड़ की तरह जिए। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस। परपेचुअल मतलब लगातार, जिसकी जड़ें लगातार एक ही जगह पर रहे। यानी पोएट चाहते हैं उनकी बेटी एक ही जगह पर स्टेबल रहे। माई माइंड बिकॉज ऑफ द माइंड दैट आई हैव लव्ड। जिन माइंड को मैंने प्यार किया उनकी वजह से। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड। अप्रूव्ड मतलब मंजूरी देना। जिस तरह की सुंदरता को मैंने मंजूरी दी उसकी वजह से। प्रॉस्पर बट लिटिल। प्रॉस्पर मतलब सफल होना। मेरा दिमाग बहुत कम सफल हुआ। हैज़ ड्राइड अप ऑफ लेट। अब काफ़ी देर हो चुकी है इसीलिए पोएट का दिमाग सूख गया है। इन लाइंस में पोएट मॉड गॉन की बात कर रहे हैं जो एक बहुत खूबसूरत आयरिश एक्ट्रेस थी और एक क्रांतिकारी थी जिन्हें पोएट बहुत पसंद करते थे, पर उन्होंने पोएट का प्रपोज़ल काफ़ी बार रिजेक्ट कर दिया। पोएट कह रहे हैं कि मैंने जिन माइंड को प्यार किया और जिन खूबसूरती को मैंने मंजूरी दी उनकी वजह से पोएट का दिमाग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया और अब ये बात समझने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए पोएट का दिमाग अब सूख गया है। Yet know that to be choked with hate may well be all evil chances chief. चोक मतलब भर जाना। पोएट कह रहे हैं कि मेरा दिमाग सूख चुका है, फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि हमारे अंदर नफ़रत का भर जाना सारी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है। यानी मन में नफ़रत होना सबसे ज़्यादा एविल चीज़ है। If there's no hatred in mind, अगर दिमाग में कोई नफ़रत ना हो, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. assault मतलब हमला। कोई हमला या हवा की ताकत कभी भी लिनेट को उसके पत्तों से अलग नहीं कर पाएगी। ऊपर की लाइन में पोएट ने कहा कि वो चाहते हैं उनकी बेटी लिनेट की तरह बने, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर उसके मन में नफ़रत ना हो और वो स्टेबल हो तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। An intellectual hatred is the worst. Intellectual मतलब दिमागी। दिमागी नफ़रत सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है। So let her think opinions are accursed. Accursed मतलब खराब। Opinions का मतलब यहाँ है fixed views। मैं उसे सोचने दूंगा कि fixed views रखना खराब है। Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of Plenty's horn? प्लेंटी हॉर्न एक सिंबल है जिसका मतलब है कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होना। क्या मैंने नहीं देखी सबसे खूबसूरत लड़की जिसका जन्म प्लेंटीज हॉर्न के मुंह से निकलकर हुआ? यानी उस वुमेन में खूबसूरती बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी, इसीलिए कहा है कि वो प्लेंटीज हॉर्न से बाहर निकली थी। यहाँ पोएट फिर मॉड गॉन की बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, अपने फिक्स्ड ओपिनियन वाले दिमाग की वजह से। Barter that horn and every good by quiet nature's understood. Barter मतलब एक्सचेंज करना। पोएट मॉडगॉन की ब्यूटी को प्लेंटीज हॉर्न कह रहे हैं। अपनी ब्यूटी को और उन क्वालिटीज़ को जिन्हें शांत नेचर के लोग अच्छा समझे उसे एक्सचेंज किया। फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड्स। एक बूढ़े आदमी से जो गुस्से से भरा रहता है, उसने अपनी खूबसूरती और अच्छी क्वालिटीज़ को एक्सचेंज किया एक बूढ़े गुस्से वाले इंसान के साथ। यानी वो खुद इतनी खूबसूरत और अच्छी थी, पर अपने लिमिटेड ओपिनियंस की वजह से उसने अपने हस्बैंड के रूप में एक बूढ़े इंसान को चुना। यहाँ क्वेश्चन मार्क इसीलिए है क्योंकि पोएट ये बात हैरान होकर कह रहे हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। कंसिडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हैंड्स द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। कंसिडरिंग मतलब मानना, ड्रिवन मतलब बाहर निकालना, रेडिकल मतलब असली।
अगर हम ये माने कि हम खुद से सारी नफ़रत को बाहर कर दें तो हमारी आत्मा हमारी असली मासूमियत को फिर से पालेगी एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटनिंग, सेल्फ अपेजिंग, सेल्फ अफ्राइटनिंग। डिलाइटनिंग मतलब खुशी, अपेजिंग मतलब शांत करना, अफ्राइटिंग मतलब डराना, और आखिर में हम ये सीख जाएंगे कि हमारी आत्मा सेल्फ डिलाइटनिंग है, मतलब हम खुद ही अपने मन को खुश कर सकते हैं। सेल्फ अपेजिंग है मतलब हम खुद ही अपने मन को शांत कर सकते हैं, और सेल्फ अफ्राइटनिंग है मतलब हम खुद ही अपने मन को डरा सकते हैं। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज़ हेवंस विल। विल मतलब इच्छा, और फिर जो हमारी मीठी सी इच्छाएं हैं वही स्वर्ग या भगवान की इच्छाएं बन जाती हैं। यानी जब हम नफ़रत को खुद से दूर कर दे तो हमारी आत्मा मासूम बन जाती है और हम ये सीख जाते हैं कि हमारा मन दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। हम खुद ही अपने मन को खुश रख सकते हैं, खुद ही उसे शांत कर सकते हैं या डरा सकते हैं, और फिर हमारी इच्छाएं ही भगवान की इच्छाएं बन जाती हैं। शी कैन दो एवरी फेस शुड स्काउल। स्काउल मतलब गुस्से वाले एक्सप्रेशन। वो कर सकती है भले ही सारे चेहरे उसे गुस्से वाले एक्सप्रेशन दे। एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल और एवरी बेलोज ब्रस्ट। हाउल मतलब गरजना, बेलो मतलब गुस्से वाली चीख, और ब्रस्ट मतलब फटना। हवाएं उस पर गरजे या लोगों की गुस्से वाली चीखें उस पर फट जाएं। बी हैप्पी स्टिल। वो फिर भी खुश रह सकती है। पोएट चाहते हैं कि उनकी बेटी ये सीखे कि वो खुश रह सकती है, भले ही लोग उस पर गुस्सा करें या हवाएं उस पर गरजे। And may her bridegroom bring her to a house where all's accustomed ceremonious. Accustomed मतलब tradition, और मैं आशा करता हूँ कि उसका दुल्हा उसे ऐसे घर में ले जाए जहाँ लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें। For arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares. Wares मतलब चीज़ें, peddled मतलब बेचना, thoroughfares मतलब रास्ता। अहंकार और नफरत ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको रास्ते में बेचा जाता है। इससे पोएट ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें रास्तों में बिकती हैं, यानी सबको ईजिली मिल जाती हैं। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनीज आर द इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। कस्टम इन सेरेमनी मतलब ट्रेडिशन या रीति रिवाज। मासूमियत और खूबसूरती कैसे बनती है? हमारे ट्रेडिशन से, हमारे रीति रिवाजों से बनती है। यानी गुस्सा और घमंड सड़कों में बिकता है, यानी इतनी आसानी से लोगों को मिल जाता है, पर खूबसूरती और मासूमियत हमारे ट्रेडिशन हमें सिखाता है। सेरेमनीज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न। पोएट ने पहले जिस हॉर्न की बात की थी उसी का रेफरेंस देते हुए पोएट कह रहे हैं कि उस हॉर्न का नाम सेरेमनी है। यानी हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करके ही हमें वो हॉर्न मिल सकता है जो हमारी इच्छाएं पूरी करे। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री, और उस फैलते हुए लॉरेल पेड़ के लिए जो नाम है वो है कस्टम। पोएट चाहते थे कि उनकी बेटी लॉरेल ट्री की तरह स्टेबल रहे, और ये पॉसिबल हो सकता है जब हम खुद को अपने ट्रेडिशन से कनेक्टेड रखें। यानी लॉरेल ट्री का दूसरा नाम है कस्टम। ये काफ़ी बड़ी पोएम थी, पर फाइनली यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।